इतनी जल्दी 75 वर्षों में संविधान बचाने का प्रश्न कहां से आ गया? क्या आप सब लोगों को महसूस हो रहा है कि संविधान खतरे में है? और क्या इस देश के इतने ही लोगों को महसूस हो रहा है कि संविधान खतरे में है? अगर वाकई में खतरे में है तो क्या हम इसके प्रति गंभीर भी हैं? संविधान खतरे में जब है जब संविधान में दिए हुए प्रावधान है उनका दुरुपयोग हमारी सरकार कर रही है। संविधान में अभी हमने संविधान का जो बेसिक है वो पढ़ा। उसमें कहा आर्थिक समानता, उसमें कहा उपासना की खुली छूट, अभिव्यक्ति का अधिकार। संविधान खतरे में जब है जब हमने आर्थिक असमानता को इतना बढ़ा दिया है, वो गैप इतना बड़ा हो गया है कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। मैं गांव से संबंधित हूं, किसानों के लिए काम करता हूं और किसान मजदूरों के लिए काम करता हूं। ये देश 8 लाख गांवों का देश था। आज धीरे धीरे गांव खत्म होते जा रहे हैं। अब 6-6.5 लाख गांव बचे हैं केवल। हर आदमी शहर की तरफ आना चाहता है। आखिर क्या बात है जो शहर की तरफ आना चाहता है? कौन लोग हैं जो लड़े थे इस देश की आजादी के लिए? जब आजादी की लड़ाई चंद लोगों में थी, चंद बुद्धिजीवी लोग लड़ रहे थे, तो आजादी जन आंदोलन नहीं बनी। आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बनाने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो वो किया महात्मा गांधी जी। धर्म तब भी था। लाला लाजपत राय, गोखले था, इन लोगों ने बॉम्बे में गणेश पूजा शुरू की थी। जो आज गणेश उत्सव मनाया जाता है, तब गणेश पूजा की गई थी। किस लिए की गई थी? हम लोग आदी हैं हर काम को धर्म से जोड़ के करने में। जब भी हमें कोई अच्छा काम करना होता है, हमारे महापुरुषों को आवश्यकता पड़ी कि कोई अच्छा काम किया जाए, तो उन्होंने उसे धर्म से जोड़ दिया। लेकिन तब धर्म से जोड़ा इसलिए गया था कि देश का विकास करना है, देश के से अंग्रेजों को भगाना है। आज धर्म से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि देश में नफरत फैलानी है। देश में एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ नफरत फैलाकर उस संप्रदाय को आतंकवादी घोषित करना है। इसलिए संविधान खतरे में। आज एक आदमी की आमदनी मात्र 300 रुपए है और एक आदमी की आमदनी एक दिन की 3 करोड़ रुपए है। औसत आमदनी 3,27,000 रुपए 79% लोगों की है जो इस देश को बचाने का काम करना चाहते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो 5,000 से और 12,000 रुपए तक नौकरी करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। तो देश खतरे में नहीं होगा तो कौन खतरे में होगा? देश के 7% लोगों के पास इस देश की लगभग 60% संपत्ति है और जीडीपी का 57% हिस्सा वो अपनी कमाई में ले जाते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से आप देखें, जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई की जब बात आती है तो महंगाई कहां दिखाई जाती है? सारा सोशल मीडिया, सारा अखबार और सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं टमाटर महंगा हो गया साहब, प्याज महंगी हो गई, आलू महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया। अगर 1 किलो दूध पर 1 रुपया बढ़ जाए तो मीडिया पहुंच जाता है उस फ्लैट में, जिस फ्लैट में 8 दिन में 6 दिन बर्गर और पिज्जा बनाकर खाया जाता है। और वहां गृहिणी से पूछता है कि अब तो आपका बजट खराब हो गया होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो उत्पादन, जिन चीजों का उत्पादन इस देश का किसान कर रहा है,
उस किसान के उत्पादन को महंगा बताया जाता है। जो चप्पल 20 रुपए की आती थी आज से 10 साल 5 साल पहले, आज वो 150 रुपए की आती है। जो साइकिल 1500 की आती थी, आज 5000 की आती है। 2019 में जो मोटरसाइकिल 56,000 की आती थी, आज 1.25 लाख की आती है। कपड़े की कीमत की कुछ पता नहीं, दवाइयां इतनी महंगी हो गई जिसका कोई अंदाजा नहीं। डॉक्टर की फीस तो 50 रुपए होती थी, आज 800-1000 रुपए। सरकार ने एक काम कर दिया है, आयुष्मान कार्ड दे दिया है, गरीबों के लिए राशन दे दिया है। सरकार पूरा ढोल पीट रही है कि खाने के लिए तुम्हें अनाज दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, और इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दे दिया है, और तुम्हें क्या चाहिए, और रहने के लिए मकान बना के दे रहे हैं। जो लोग इस देश के लिए लड़ते थे, उन लोगों को भिखारी बनाने का काम इस देश की सरकार ने। इसलिए संविधान खतरे में, इसलिए देश खतरे में है। देश केवल 7% लोगों के दम पर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना देखता है इस देश का प्रधानमंत्री। मैं प्रधानमंत्री कहूं तो एक छोटी बात होगी, मुझे सम्राट कहना चाहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं ले रहे, सम्राट ले रहा है। एक सम्राट ऐसे फैसले ले सकता है, चाहे वो धर्म का फैसला हो, चाहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का फैसला हो, चाहे आर्थिक आधार पर सरकार चलाने का फैसला हो, नाली से लेकर हवाई अड्डे तक का उद्घाटन करने का फैसला हो। वो फैसला प्रधानमंत्री का नहीं है, इस देश में चुने हुए व्यक्ति का नहीं है, पर इस देश के सम्राट का आवश्यक है। इसलिए देश खतरे में है, इसलिए संविधान खतरे में है। इस देश को मारने के लिए, इस गांव को और मारने के लिए कानून लेकर आए थे। तीन कृषि कानून जब लेकर आए तो कहा गया कि किसान के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए कानून लेकर आए। किसानों ने लड़कर एक बड़ा आंदोलन करके उन कानूनों को वापस किया। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की राजनीतिक पार्टियों से, क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने बैनर के तले वो आंदोलन शुरू किया? आज राजनीतिक पार्टियों पर कार्यकर्ता नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि अब राजनीतिक पार्टियों ने लोगों से जुड़े हुए सरोकारों के मुद्दों को उठाना बंद कर दिया। अब केवल वो चुनाव की बात करते हैं, विधानसभा आएगा तब चर्चा होगी, लोकसभा चुनाव आएगा तब राजनीतिक पार्टियां सजग होंगी, बाकी सारे 4-4.5 साल आराम से गहरी नींद में सोते हैं। तो दूसरे लोग तो आप पर कब्जा करेंगे ना। 40 साल इस देश में कांग्रेस ने शासन किया, किसके दम पे किया? क्योंकि हर गांव में एक गांधी नाम का व्यक्ति था, हर गांव में गांधी के चरित्र का व्यक्ति था, जो देश के हर गांव में था, और हर किसान को, हर मजदूर को, हर व्यक्ति को वो गांधी के चरित्र से अवगत कराता था। सरकारों को पता था कि ये काम होना चाहिए। तब सरकार कैसे चलती थी? तब सरकार की योजना किसान के लिए, मजदूर के लिए, गांव के लिए होती थी। आज सरकार की योजना केवल अडानी और अंबानी के लिए। तो अंतर आया है, हमने 40 साल में उस गांधी को मार दिया जो गांव में था, और इन लोगों ने इस 70 साल में गोडसे को पैदा कर दिया। अब हर घर में एक गोडसे है, इसलिए संविधान खतरे में। केवल सेमिनार से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर उतरना होगा। इस देश के किसान के लिए, इस देश के नौजवान के लिए, इस देश के नौजवान को जो भर्ती हो जाता था फौज में, उसे कत्ल के लिए खड़ा कर दिया बॉर्डर पर ले जाकर, 4 साल की नौकरी देकर। इन मुद्दों को कौन उठाए? राजनीतिक पार्टियां उठाएंगी नहीं। राजनीतिक पार्टियां केवल चुनाव के समय तैयारियां करेंगी, कैंडिडेट ढूंढेंगी, जाति के आधार पर कैंडिडेट ढूंढेंगी पैसे वाला, कि कैसे पैसे वाला कैंडिडेट मिल जाए जो चुनाव में 5 करोड़ रुपए खर्च कर सके। आप और हम जैसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, हम विचारक हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो गुंडे और लफंगे और पैसे वाले लोग सदन में पहुंचे, तो कानून ऐसे ही बने। उन्हें डर रहता ईडी का, सीबीआई का। वो पाप करके, लूट कर
इसलिए राजनीति में आए। कितने लोग, जितने भी दूध के व्यापारी हैं, एक को उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें दूध का व्यापार करना है, दूध में मेलामाइन पाउडर मिलाकर दूध बेचना है, किसान से 40 रुपए लीटर लेकर 66 रुपए लीटर बेचना है और उसमें भी मेलामाइन पाउडर मिलाकर बेचना है। तो राज्यसभा में संरक्षण नहीं होगा तो दूध की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। क्या कोई गरीब किसान, क्या कोई मजदूर इस काबिल नहीं है कि उस राज्यसभा में जा सके? हम लोगों ने जबरदस्ती देश को इन लोगों के हाथ में दिया है। गांधी को मार कर दिया है, किसान को मार कर दिया है, मजदूर को मार कर दिया है, नौजवान को मार कर दिया है। पीएल पुनिया साहब बैठे हैं, आदरणीय राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जिक्र किया करते हैं हर मीटिंग में, देश विदेश भी कहते हैं कि भट्टा 500 आंदोलन, किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन मैंने चलाया। आदरणीय राहुल गांधी को आज तक ये 7 साल बाद पता चली कि उस आंदोलन को चलाने वाला कौन था, जेल में रहने वाला कौन था, उस आंदोलन में केस किस पर लगे थे, उन्हें पता नहीं चली। 7 साल तक 7 साल तक ये पता नहीं चली कि कितने लोग जेल में गए, कितने लोगों पर मुकदमे लगे। उन्हें एक बात की पता रही, जो उन्होंने, उनके लोगों ने बता दिया, गैस सिलेंडर उन्होंने बंटवाए, पैसे उन्होंने बंटवाए। एक दलाल को पकड़ लिया, उस दलाल ने कह दिया साहब वो जो जेल गए थे वो तो आतंकवादी थे, आंदोलन तो मैं चलाया। उसे टिकट दिया गया, उसे रामलीला मैदान में सम्मानित किया गया। तो देश खतरे में न रहेगा तो कैसे बचेगा देश, बताइए? जब देश का इतना बड़ा नेता ये नहीं जान पाया कि भट्टा 500 आंदोलन जिसकी वजह से आपने कानून बदला, उस कानून के बदलने वालों ने अपनी जान बदलने पर अपनी जान लेकर गोलियां खाए, तो पूरे समाज को ज्वलित कर दिया था। जब भट्टा 500 आंदोलन में लोग शहीद हुए थे तो देश का हर बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो जज हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे संसद में बैठा व्यक्ति हो, हर एक की संवेदना ये कह रही थी कि आखिर क्या वजह है तो किसान अपने छाती पर गोली खा रहा है। तब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने इस कानून को बदलने का काम किया। 100 साल में एक कानून बदला गया, भूमि अधिनियम लाया गया। लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग मरते हैं उन लोगों की पहचान उन लोगों को नहीं होती जिन लोगों को होनी चाहिए। इसलिए देश खतरे में है। आज किसान के नाम पर जो कानून आए, क्या हमारे किसी विपक्षी पार्टी ने किसान रिफॉर्म लाने की कोशिश की? ये कानून वापस हो गए तो क्या देश का किसान खुशहाल हो गया? आखिर किसानों को खुशहाल करने के लिए क्या कोई गोष्ठी की गई, क्या विचार लिए गए? इस देश में जो भीड़ है शहरों में, वो सिर्फ इसलिए है कि किसान जो पैदा करता है फल फूल सब्जी ये फूल भी और दूध, उसके सारे उत्पादन इतने सस्ते हैं कि उसे जो लागत है वो नहीं मिल रही। इसलिए जो उसके साथ मजदूर था वो कोई रिक्शा चला रहा है, वो शहर में आ गया, कोई ठेला लगा रहा है और उसका सामान भी खत्म हो गया है। अगर किसान को खेती में मिले तो ये शहर गैस चैम्बर ना बने। गांव में जो लोग रहते हैं वो गांव में चले जाएं वापस। गांव में क्योंकि मजदूरी नहीं मिल रही, किसान की खेती से किसान का पेट नहीं भर रहा तो मजदूर कहां से अपना पेट भरेगा? पहले मजदूर 4 ढोर रखते थे, मतलब पशु रख लेते थे, भैंस गाय, और उसके दूध बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा लिया करते थे। आज गाय की भैंस की कीमत 1.25 लाख रुपए है, राशन की कीमत 30 रुपए किलो है और दूध 40 रुपए किलो बिकता है। तो कोई पशु क्यों रखे? इस पर विचार नहीं है। वो लिया अपने पैसे वालों का। हमारा कहना यह है कि इस देश के किसान को एक पैसे वाला क्यों नहीं बना देते? वो पूंजीपतियों के पास ना जाए पैसा लेने, उसके उत्पादन को उस लायक
जिससे उसकी परचेसिंग पावर बढ़े। उसके उत्पादन को सरकार क्यों नहीं खरीद लेती सारे को और फिर रिबेट दे? कौन मना करता है? लेकिन किसान के बारे में नहीं सोचोगे, मजदूर के बारे में नहीं सोचोगे, नौजवान के बारे में नहीं सोचोगे, तो ये पाखंडी लोग ये पाखंड करके राम मंदिर जैसा कार्यक्रम करके लोगों को धर्म के रास्ते पर ले जाएंगे और देश को बर्बाद करके फेंकेंगे। एक दिन वो आएगा, देख लेना। अभी तो केवल राम मंदिर की बात है, अभी काशी और मथुरा बाकी है की। काशी में केस चल गया है, एएसआई ने अपना रिजल्ट दे दिया है। एक पूरे समुदाय को, एक पूरे वर्ग को, और स्पष्ट शब्दों में कहूं, इस देश के मुसलमान को यह सरकार आतंकवादी घोषित करना चाहती है। इसलिए देश खतरे में है, इसलिए संविधान खतरे में है। इस देश में जो मुसलमान रहा था, हमारे बुजुर्गों ने उन्हें वचन दिया था कि ये देश तुम्हारा है, हम तुम्हारे जान की, माल की रक्षा करेंगे, तुम अपने देश में रहो। मुसलमान अपना देश समझकर इस देश में रहा था। आज मुसलमान को इस देश का 2 दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है और 80-20 की बात कह के इस देश के हिंदुओं को पागल कर दिया है। अरे मंदिर का काम शंकराचार्य को करना चाहिए था, प्राण प्रतिष्ठा का काम शंकराचार्य करते, एक प्रधानमंत्री का क्या मतलब? लेकिन हम बड़ी सहजता से स्वीकार कर रहे हैं, कोई प्रश्न हम नहीं कर रहे। ठीक कहा मेरे पूर्व वक्ता ने कि जिसके घर पर केसरिया झंडा नहीं होगा वो देशद्रोही होगा, वो हिंदू नहीं होगा, उसे पाकिस्तान जाने का फरमान दे दिया जाए। फिर कब सोचोगे, कब समझोगे इन बातों को? जो बात मैं आज इस मंच से कह रहा हूं, ये बात इस देश के जो राजनीतिक, मुख्य राजनीतिक लोग हैं उन्हें कहनी चाहिए। उन्हें प्रश्न करना चाहिए कि पुलवामा में जो 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, उन्हें पूछना चाहिए सरकार से, क्या उनकी कोई जांच हुई? वो कौन लोग थे जिन्होंने वो मारे थे? ये देश के 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि बताइए, जो 40 लोग शहीद हुए उनकी वो किसने मारे, कौन लोग थे, उन्हें सजा मिली या नहीं मिली? ये बताइए, इस देश के 140 करोड़ लोगों को बताइए। और ये भी बताइए कि जो सीडीएस विपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जो आधुनिक हेलीकॉप्टर था, क्या वो क्रैश हुआ या करवाया गया? ऐसे ही पुलवामा हुआ या करवाया गया? क्या वो जानते थे कि अग्निवीर योजना देश के नौजवानों को कत्ल करने के लिए योजना है? अभी पंजाब में एक लड़का शहीद हुआ, अग्निवीर था, उसकी जब डेड बॉडी आई तो उसके घर वालों ने पूछा था कि हमने तो अपने बेटे को सेना में भर्ती किया था, इसे तिरंगे में लपेट कर क्यों ले लाए? हमें इसके मर जाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि हमारे बेटे को शहीद का दर्जा नहीं मिला, हमारे बेटे को इस भारत के सैनिक नहीं माना गया। तो जो लेकर आए थे उन्होंने बताया था कि आपका बेटा सैनिक नहीं है। ये सवाल कौन करे? आज सवाल इस बात का है, जो इस बात के लिए दोषी हैं उनको सजा देने का सवाल है। नेताओं को बोलना चाहिए कि आप साथ दीजिए, जिन्होंने अग्निवीर बनाया है, जिन्होंने श्री रावत का एक्सीडेंट करवाया है, जिन्होंने पुलवामा कराया है, उन्हें जेल की सलाखों में डालने का काम हम करेंगे। आज वक्त ये है, लोग आपके पीछे खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक योद्धा की तरह नहीं लड़ रहे हो। एक राजा से कहो राजपाट दान कर दे तो कोई बात बनती है, वो कर सकता है। एक भिखारी से कहो कि दान कर दे, उसको दान करने के लिए है क्या? हम लोग ऐसे ही, हम भिखारी की तरह हैं। हम कितना ही चिल्लाएं, कितनी सेमिनार कर लें, जब तक हमारे देश के जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार लोग इन सवालों को लेकर नहीं उठेंगे, उन्हें खुला चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक ये बहरूपियत देश पर राज करते रहेंगे
और 2024 में अगर हमने नहीं संकल्प किया, अगर हमने नहीं ऐलान किया कि जो इस देश के गद्दार इस देश को लूट रहे हैं, इस देश के नौजवान को लूट रहे हैं, किसान को लूट रहे हैं, गरीब को लूट रहे हैं, देश को भिखारी बना रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, इन लोगों को जेलों में डालने का काम करें। जब तक ये संकनाद नहीं होगा, युद्ध की रणभेरी नहीं बजेगी, तब तक युद्ध नहीं जीता जा सकता। क्षमा याचना से नहीं होगा। इस देश में जो माहौल है, मैं अपनी